चीन की सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। यह सभ्यता करीब 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। चीन में कांस्य युग हेनान प्रांत में आधुनिक लियोयांग शहर के दक्षिण पूर्व में पीली नदी की केंद्रीय घाटी में एलिटो में शुरू हुआ, जहाँ लियो नदी पीली नदी से मिलती है। जहाँ पीली नदी पश्चिम पूरब की ओर चलने के लिए उत्तर दक्षिण से नाटकीय मोड़ लेती है। वहाँ से नदी और उसके साथ या उसके आसपास यात्रा करने वाले सभी लोग चीनी सभ्यता के हृदय स्थल विशाल केंद्रीय मैदानों तक आसानी से पहुँच सकते हैं। एलिटो संस्कृति विरासत में मिली है, विस्तारित हुई और देर से लोंगसान युग की संस्कृतियों पर निर्मित हुई, जैसे कि ताओसी और दावेन को। ऐसा लगता है कि एलिटो संस्कृति ताओसी संस्कृति से सीधे विकसित हुई है, और जिन लोगों ने एलिटो को एक शहर से एक महानगर तक बढ़ाया, वे उत्तरी क्षेत्र में चले गए। एलिटो शहर एक सांस्कृतिक आधार के केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है, जिसने मध्य पीली नदी घाटी के एक व्यापक क्षेत्र को प्रभावित किया है तथा जिसके संबंध और अधिक दूर के क्षेत्रों के साथ भी थे। चीन की सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता है, जिसे पीली घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह सभ्यता पीली नदी के आसपास विकसित हुई। चीन की सभ्यता में नगर नियोजन पुरातत्वविदों ने एलिटो युग को 4 चरणों में विभाजित किया है। 3000 ईसा पूर्व के अंत में एलिटो लुओ नदी की एक सहायक नदी या नदी घाटी में बसा एक शहर था। जाहिर है कि यह शहर एक उपजाऊ घाटी होने के कारण सुरक्षित इलाकों के रूप में सभी लाभ उठा सकता था। दूसरे और तीसरे एलिटो चरणों में यह शहर एक ऐसे शहर के रूप में विकसित हुआ जिसमें 30,000 निवासियों तक की आबादी इसमें रह सकती थी। शहर में कई बड़ी इमारतें थीं, जिनका निर्माण मिट्टी के चबूतरे पर किया गया था। इनमें से कुछ इमारतें शहर के शासकों द्वारा बसाए गए महल थे, जबकि अन्य का उपयोग अनुष्ठानों के प्रदर्शन के लिए किया जा सकता था। शहर 2 मीटर मोटी एक रक्षात्मक दीवार से घिरा हुआ था, जो बाद में बने लोंगसान युग के शहरों की विशाल सुरक्षा की तुलना में काफ़ी छोटा है। इसका कारण अस्पष्ट बना हुआ है। हो सकता है कि शहर के शासकों ने इसको इसके स्थान द्वारा प्रदान की गई प्राकृतिक सुरक्षा के भीतर सुरक्षित महसूस किया हो। संभवतः शहर ने इतने बड़े भीतरी इलाकों पर कब्जा कर लिया था, इसके शासकों को पड़ोसी लोगों से कोई खतरा महसूस नहीं हुआ था। एलिटो की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। एलिटो शहर के व्यापक भीतरी इलाकों में किसानों ने गेहूं, विभिन्न प्रकार के बाजरा और चावल, साथ ही सब्जियों की फसलों और मुर्गियों, सुअरों और रेशम के कीड़ों जैसे घरेलू जानवरों को पाला। चीनियों के आर्थिक जीवन का आधार कृषि ही बनी रही। खोदने वाले खुरपे का स्थान हल ने ले लिया और बाढ़ों को नियंत्रित करने और सिंचाई की व्यवस्था सुधारने के लिए प्रयत्न किए गए। खेती करने वाले मजदूरों के कार्यों का संयोजन, उनका निर्देशन और पानी के उपयोग पर नियंत्रण रखना सरकार के प्रमुख कार्य थे। हुआंगहो नदी बाढ़ों के लिए बदनाम थी, इसलिए पानी इकट्ठा करने और उसका उपयोग करने के लिए कई योजनाएं बनाई गई। बाढ़ के पश्चात बहकर आई मिट्टी को हटाना और नहरें खोदना भी सरकार के ही कार्य थे। रेशम के कीड़ों का पालन और रेशम के कातने तथा बुनने में कृषि तथा उद्योग दोनों सम्मिलित थे। प्राचीन चीन में धर्म का प्रचलन प्राचीन समय से ही है। प्राचीन चीन के मुख्य बड़े धर्म ताओ धर्म और कन्फ्यूशियस धर्म रहे हैं।
इन दोनों धर्मों में लाओ त्से और कन्फ्यूशियस नाम के दो चीनी दार्शनिकों की शिक्षाएं संकलित है। प्राचीन समय में चीन ने वास्तुकला, चित्रकला, भाषा, साहित्य और विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई उपलब्धियां प्राप्त कर ली थी। वास्तुकला में प्राचीन काल में चीन में स्थायी सरकार स्थापित हो गई तो बड़े बड़े नगरों में महल तथा पैगोडा जो बौद्ध मंदिर बनाए गए। चीन की महादीवार जिसका बनना चिन राजवंश के समय में प्रारंभ हुआ, प्राचीन चीन के निर्माण कौशल का अच्छा उदाहरण है। यह दीवार पूर्वी समुद्र तट से उत्तर चीन तक फैली हुई है। इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। भाषा और साहित्य के क्षेत्र में चीनी शासकों ने चीनी लिपि का मानवीकरण किया। सरकार ने इस समय 3300 चिन्ह स्वीकार किए। जब चीन का राजनीतिक संगठन हो गया तो देश के प्रत्येक भाग में इसी लिपि को काम में लाया गया। प्राचीन काल में चीन के लोग लिखने के लिए कूची का उपयोग करते थे। प्राचीन काल में चीन के निवासी हड्डियों पर लिखते थे। तत्पश्चात उन्होंने रेशमी कपड़े पर ऊंट के बालों की कूची से लिखना प्रारंभ कर दिया। कूची के प्रयोग के कारण ही उनका लेखन इतना कलात्मक बन सका। पूरी दुनिया में सबसे पहले प्राचीन काल में कागज का आविष्कार चीन में हुआ और इससे लेखन कला में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, जिससे चीनी लिपि तथा भाषा के विकास और कागज के आविष्कार होने पर चीन में उच्च कोटि के साहित्य की रचना हुई। चीनियों की विज्ञान के क्षेत्र में अनेक देन है। उन्होंने तारों और नक्षत्रों के समूहों की सूचियां बनाई। वे ज्योतिष के द्वारा ग्रहण जैसी अनेक घटनाओं का समय निर्धारित कर सकते थे। वे ग्रहणों का कारण भी जानते थे और उनके विषय में भविष्यवाणी कर सकते थे। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में बहुत से चीनी ज्योतिषी जानते थे कि सूर्य, चंद्रमा और सभी तारे आकाश में स्वतंत्र रूप से चलते रहते हैं। गणित में चीनी लोग दशमलव प्रणाली का प्रयोग जानते थे, किंतु बहुत समय तक उन्हें शून्य का ज्ञान नहीं था। चीनी अंकों की पद्धति गुणा पर आधारित थी।